डे यंग चोईवन के ऑफिस में पहुंचता है तो दाजियोंग को रोते हुए देखता है। कोयू यंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा भी यही सवाल है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चोईवन कहता है कि यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही थी, मुझे जो बताना था मैंने साफ साफ दाजियोंग को बता दिया है। दाजियोंग वहाँ से रोते हुए चली जाती है। आप दोनों के बीच क्या बात हुई थी ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिर डे यंग दाजियोंग के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ था, वो रो क्यों रही थी, और दाजियोंग उसको नहीं बताती और उसको घर चले जाने को कहती है। फिर दाजियोंग एक रेस्टोरेंट में आकर ड्रिंक करने लगती है। दरअसल चोईवन ने बताया था कि डे यंग ने 2009 के KBU रूक की ड्राफ्ट ओपन ट्राई आउट में हिस्सा लिया था। उसने सालों से ट्रेनिंग नहीं की थी जिसकी वजह से वो टेस्ट में फेल हो गया था, लेकिन फिर भी डे यंग 2 महीनों तक वहाँ आता रहा। वो बॉल बॉय का काम करता था ताकि उसको प्रैक्टिस करने को मिल जाए, और ऐसे ही धीरे धीरे कोच को वो पसंद आने लगा। उसको इतना हार्ड वर्क करते देखकर कोच उससे काफी इंप्रेस हुए थे, तो उन्होंने डे यंग को बास्केटबॉल टीम में शामिल करने का डिसाइड किया था। लेकिन उसी वक्त सैम बीमार पड़ गया था, उसको अस्थमा हो गया था और उसके इलाज के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी, तो उसने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने से मना कर दिया था और काफी ज्यादा काम करने लगा ताकि पैसे कमाकर सैम का इलाज करवा सके। अगर उसने टीम ज्वाइन कर लिया होता तो शायद आज उसकी जिंदगी काफी बेहतर होती। दाजियोंग काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसको पता चला है कि डे यंग ने अपने बच्चों के लिए क्या सेक्रीफाइस किया था। दाजियोंग उस दिन को याद करती है जब डे यंग ने पहली बार शराब पी थी। आज उसको समझ आया कि उस दिन डे यंग कितना सैड था और अपने सैडनेस को दूर करने के लिए वो ड्रिंक कर रहा था। डे यंग पूरे दिन काम करके काफी ज्यादा थक जाता था और उसको बिना किसी गलती के कस्टमर से बातें भी सुनी पड़ती थी, तो खुद को कंफर्ट करने के लिए डे यंग घर पे थोड़ा ड्रिंक कर लिया करता था। वो थक कर घर आता था तो घर का ज्यादा काम नहीं करता था। दाजियोंग जब काम करके घर आती थी तो डे यंग को ड्रिंक करते देखकर वो भी उसको 4 बातें सुना दिया करती थी, ये जाने बिना ही कि वो ड्रिंक क्यों कर रहा है। डे यंग को उस वक्त कितना बुरा लगा होगा ये सब सोचकर दाजियोंग बहुत ज्यादा रोती है। उसके अगले दिन जी हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सारी बातें क्लियर कर देता है कि वो बच्ची उसकी बेटी नहीं बल्कि भतीजी है। मेरे भाई की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो मैंने उसको अपनी बेटी की तरह पालने का डिसाइड किया है। एक रिपोर्टर पूछता है कि उस बच्ची की माँ कौन है, और जीहुन इसका जवाब नहीं देता है। वहीं स्कूल में प्रैक्टिस के बाद सफाई करने का काम चोईवन, कोयू यंग और सैम को देता है। जब वो दोनों सफाई कर रहे होते हैं तो डे यंग कहता है ये सारा कचरा बाहर डस्टबिन में रख देना और घर चले जाना, मेरा भी काम खत्म हो ही गया है तो मैं भी चला जाऊंगा। चोईवन से मिलने जासियांग के डैड आते हैं जो कि वो देख लेता है, तो वो गेट पर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। जासियांग के डैड चोईवन को पैसे देते हैं और उनकी बातों से जासियांग को पता चलता है कि उसको मैच में खिलाने के लिए उसके डैड चोईवन को रिश्वत देते हैं। तो जब उसके डैड जा रहे होते हैं तो इसी बात को लेकर अपने डैड से उसकी बहस हो जाती है। उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं तो वो जासियांग को थप्पड़ भी मारते हैं। जब उसके डैड जाने लगते हैं तो गुस्से में जासियांग बेसबॉल बैट से अपने डैड को मारने जाने लगता है, पर डे यंग उसको रोक लेता है। जब जासियांग बाहर बैठा होता है तो डे यंग आकर उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तो जासियांग चिल्लाकर कहता है अबे तुझे इससे क्या, मेरा दिमाग मत खराब कर, भाग जा यहाँ से। डे यंग उसको पीने के लिए बियर देता है और कहता है ऐसे दिनों में तुम्हें पीना चाहिए। अबे तू पागल हुआ क्या, अपने काम से काम रखना, तुम जो करने जा रहे थे बाद में तुम्हें उसका बहुत पछतावा होता। मेरी मॉम के गुजरने के बाद मेरे डैड भी मुझे पीटा करते थे, तो इस वक्त तुम कैसा फील कर रहे हो मैं काफी अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं ये बात सीक्रेट ही रखूंगा। तुम एक बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम खुद ही अपनी काबिलियत से टीम में अपनी जगह बना लेते, पर तुम्हारे डैड बुरे लोगों की चंगुल में फंस गए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सारी बातें सुनकर जासियांग थोड़ा बेहतर फील करने लगता है। जासियांग सिर्फ एक घूंट ही बियर पीता और बेहोश हो जाता है, जो देखकर डे यंग काफी हैरान रह जाता है क्योंकि बियर तो नॉन अल्कोहलिक था। अब डे यंग को नहीं पता कि जासियांग का घर कहाँ है, तो वो उसको डियोक्जिन के घर लेकर आ जाता है। वही डियोक्जिन चोईवन को किसी लड़की के साथ देखता है। अब ये तो मिस यूजिन को चीट कर रहा है, तो वो गुस्से में चोईवन को मारने जाता है। फिर हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। चोईवन कहता है इसने मुझे पहले मारा था। चोईवन को जरा भी चोट नहीं आई होती है, पर उसने डियोक्जिन को काफी पीट दिया था। डियोक्जिन कहता है हाँ मैंने ही पहले इसको मारा था। चोईवन कंप्लेंट फाइल करने लगता है। वही डियोक्जिन मिस यूजिन को फोन करके पुलिस स्टेशन आने को कहता है। कुछ देर बाद जब मिस यूजिन वहाँ पर पहुँचती है तो पूछती है कि क्या हुआ है। चोईवन को मैंने किसी और लड़की के साथ देखा था, आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है। आपसे किसने कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? ये बात तो मुझे इसी ने बताया था कि आप दोनों 1 महीने से डेट कर रहे हैं। चोईवन उसको चुप हो जाने को कहता है, पर डियोक्जिन चुप नहीं होता है। वो मिस यूजिन को ये भी बता देता है कि चोईवन ने उसको बार में बुलाया था और पैसों की डिमांड कर रहा था। यहाँ पर डियोक्जिन को मिस यूजिन बता देती है कि उसने झूठ कहा था, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे आज पता चल गया कि आप कितने घटिया इंसान हैं। चोईवन भी पलटकर जवाब देता है और मिस यूजिन की बेइज्जती करने लगता है, जो सुनकर डियोक्जिन को गुस्सा आ जाता है तो वो चोईवन को एक जोर का पंच मारता है। अरे तुम दोनों फिर से आ गए, जल्दी से मामला सेटल करो और घर जाओ। डियोक्जिन कहता है कोई सेटलमेंट नहीं होगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसने मिस यूजिन की बेइज्जती की थी। ये सुनकर मिस यूजिन काफी सरप्राइज्ड रह जाती है। अगले दिन जासियांग सोकर उठता है तो वो डियोक्जिन को देखकर हैरान रह जाता है, क्या ये आदमी सच में कोयू यंग को मारा करता था? इसकी हालत देखकर ऐसा तो लग नहीं रहा है। वहीं स्कूल में प्रिंसिपल चोईवन को काफी ज्यादा बातें सुनाते हैं क्योंकि काफी टाइम से बास्केटबॉल टीम का परफॉर्मेंस बहुत खराब आ रहा है। अगर अगले मैच में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। अगले दिन डे यंग अपनी मॉम से मिलने उनकी कब्र के पास आता है और वो उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया होता है। डे यंग की मॉम एक साइन लैंग्वेज टीचर थी और वो डे यंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन उनको पता चला कि उनको एक बहुत ही खतरनाक दिल की बीमारी है, अगर सर्जरी करवाया तो वो बच सकती थी, पर सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ना
ना के बराबर थे और अगर सर्जरी नहीं करवाया तो वो बस कुछ हफ्ते ही जी सकती थी। उसी वक्त डेयंग का फाइनल मैच भी होने वाला था। इस वजह से उसके मॉम डैड ने उसको ये बात नहीं बताई थी। जिस दिन डेयंग फाइनल मैच जीता था उसी दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी क्योंकि उनका सर्जरी फेल हो गया था। उसी दिन से डेयंग अपने डैड को हेट करने लगा। वो अपनी मॉम की आखिरी दिनों में उनके साथ वक्त नहीं बिता पाया क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम की बीमारी के बारे में उसको नहीं बताया था। अपनी मॉम से मिलने के बाद जब वो जा रहा होता है तभी उसके डैड आ जाते हैं उसकी मॉम से मिलने। उनके पूछने पर डेयंग बताता है कि उसकी मॉम की कब्र भी यहीं पर है। उसके डैड थैला में काफी चीजें लेकर आए होते हैं तो डेयंग उनकी मदद करता है। उसके डैड जब अपनी पत्नी से बातें शेयर करते हैं तो डेयंग को पता चलता है कि उन्होंने डेयंग को उसकी मॉम की बीमारी के बारे में नहीं बताया था। इस बात का उन्हें काफी ज्यादा पछतावा है। साथ ही उन्हें इस बात का भी पछतावा है कि उन्हें डेयंग को घर छोड़कर जाने ही नहीं देना चाहिए था। ये सारी बातें जानकर डेयंग को भी पछतावा होता है कि इतने सालों से उसने अपने डैड से बात क्यों नहीं की। जाने से पहले डेयंग उनको बताता है कि कल उसके स्कूल का मैच है और मैच में वो और सैम भी खेलने वाले हैं तो उनको मैच देखने आने को कहता है। फिर अगले दिन मैच में चोई वॉन कोयू यंग और सैम को खेलने का मौका देता है क्योंकि उसकी जॉब दाव पर लगी है। इस मैच में डेयंग, सैम और जासियंग का टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। वो तीनों बहुत ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करते हैं और उनकी टीम मैच जीत जाती है। मैच देखने डेयंग के डैड भी आए होते हैं तो वो उनके सामने आकर साइन लैंग्वेज में कहता है, डैड आपने बताया था कि कोर्ट में मुझे खेलते हुए देखकर आपको बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए मैं चाहता था कि आप मुझे फिर से खेलते हुए देखें। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने लौटने में बहुत टाइम लगा दिया। उसके डैड समझ जाते हैं कि ये उनका ही बेटा डेयंग है। उसके बाद वो दोनों स्कूल के बाहर मिलते हैं। डेयंग उनको गले लगाकर काफी रोने लगता है और माफी मांगता है। उसके डैड भी रोने लग जाते हैं और वो भी माफी मांगते हैं। मैच देखने दाजियोंग भी आई थी और कोयू यंग को खेलते हुए देखकर उसको वो टाइम याद आ गया जब डेयंग भी इसी तरह खेला करता था। मैच खत्म होने के बाद डेयंग दाजियोंग से मिला था और उसने सैम की काफी तारीफ की थी कि उसने बहुत अच्छा खेला। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पर तुमने भी आज कमाल कर दिया। जिसके बाद दाजियोंग की मुलाकात चोई वॉन से होती है। सैम को आज खेलने को मिल गया क्योंकि ये मैच ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। जब तक तुम पैसे नहीं दोगी सैम को बड़े मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सैम का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है तो इसके बारे में अच्छे से सोचना। उसकी बातें सुनकर दाजियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दाजियोंग उन पेरेंट्स से मिलती है जिनसे चोई वॉन पैसे लेता है। दाजियोंग चोई वॉन को एक्सपोज करना चाहती है पर वो पेरेंट्स चोई वॉन के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं। ये सारी बातें दाजियोंग एरिन को बताती है और एरिन डेयंग को बताती है। तो डेयंग एक प्लान बनाता है। वो डियोक्जिन के फोन से उन सभी पेरेंट्स को मैसेज करता है। उसने लिखा होता है, मैं कोयू यंग का डैड डियोक्जिन हूँ। कोच चोई वॉन के करप्ट बिहेवियर को लेकर हमें एक मीटिंग करनी होगी और जो नहीं आएगा मैं उन सबको रिपोर्ट कर दूंगा कि वो भी चोई वॉन के क्राइम में सहभागी हैं। इसलिए सैटरडे को 8 बजे स्कूल के जिम में मिलते हैं। डेयंग डियोक्जिन को बताता है कि उसको सभी पेरेंट्स से मिलना है और चोई वॉन के खिलाफ गवाही देने के लिए उन सभी को मनाना है। पर डियोक्जिन उस मीटिंग में जाने से मना कर देता है। अबे साले, मैं तेरा सचमुच का बाप नहीं हूँ तो तेरे लिए मैं ये सब क्यों करूँ? तो डेयंग कहता है, अरे भाई मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। वहाँ पर मिस यूजिन भी मौजूद रहेगी। अगर तूने सबको मना लिया तो मिस यूजिन तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और तेरे प्यार में पड़ जाएगी। अब डियोक्जिन मिस यूजिन को इम्प्रेस करना चाहता है तो वह मीटिंग में जाने के लिए मान जाता है। फिर सैटरडे को सारे पेरेंट्स मीटिंग के लिए आते हैं और वहाँ पर मिस यूजिन भी आई होती है। वो दूर से ही उनकी बातें सुन रही होती है। डियोक्जिन और दाजियोंग मिलकर उन सभी पेरेंट्स को समझाते हैं कि वो रिश्वत देकर क्या गलती कर रहे हैं और इससे उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो दोनों जैसे तैसे करके उन सभी पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं। जिस तरह से डियोक्जिन ने सभी पेरेंट्स से बात करी देखकर मिस यूजिन सच में उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होती है। सभी पेरेंट्स मिलकर चोई वॉन को पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस आकर चोई वॉन को पकड़कर ले जाती है। साथ ही उसकी नौकरी भी चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नए कोच को अपॉइंट कर दिया जाता है। उसी दिन मिस यूजिन खुद आकर डियोक्जिन से बात करती है जिससे उसको काफी अच्छा लगता है। डियोक्जिन कहता है, अगली बार हम दोनों साथ में बैठकर कॉफी पियेंगे। तो मिस यूजिन कहती है, हाँ बिल्कुल, मतलब कि वो मना नहीं करती है, जिससे डियोक्जिन बहुत खुश हो जाता है। जासियंग ने सैम के साथ जो कुछ भी किया था उन सभी चीजों के लिए वो सैम से माफी मांगता है पर सैम उससे कुछ नहीं कहता है। दाजियोंग की मुलाकात उस आदमी से होती है जो कि डेयंग के साथ काम करता था। दाजियोंग को पता चलता है कि डेयंग का डायरेक्टर के साथ झगड़ा हो गया था क्योंकि डायरेक्टर उसकी फैमिली की बेइज्जती कर रहा था और इसी वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये जानकर वो काफी हैरान रह जाती है। अगले दिन स्कूल में मिस यूजिन सभी स्टूडेंट से कहती है, स्कूल फेस्टिवल आ रहा है तो तुम सबकी ड्यूटीज क्या होगी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि फोटो एग्जीबिशन कौन प्रिपेयर करना चाहता है। तो सिया, उसकी फ्रेंड और जिहो हाथ ऊपर करते हैं। जासियंग भी हाथ ऊपर करने वाला होता है पर उसका फ्रेंड उसको ऐसा नहीं करने देता है। इतने में डेयंग हाथ उठा लेता है और इस ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका जासियंग के हाथों से चला जाता है जिससे उसको अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चारों अपने काम पर लग जाते हैं। सिया पुराने फोटो एल्बम्स ढूंढ रही होती है तो उसके सिर पर कुछ फाइल गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। डेयंग उसका चोट देखने जाता है तो जिहो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम इसे टच नहीं कर सकते। जिहो के ऐसा करने से वो दोनों हैरान रह जाते हैं। आखिर मैं इसे टच क्यों नहीं कर सकता? जिहो कहना तो चाहता है कि ये बंदी मेरी है पर कह नहीं पाता है क्योंकि तुम्हारे हाथों में धूल लगी है, तुम्हारा हाथ गंदा है। जब सिया वहाँ से चली जाती है तो डेयंग कहता है, अरे जिहो एक बात बता, कहीं तू सिया को लाइक तो नहीं करता है? तो जिहो कहता है, अपने काम से काम रखो और चला जाता है। हाँ भाई, पता चल गया कि तू उसको लाइक करता है। बच्चा बड़ा हो गया है और जलस हो रहा है। फिर वो फादर मोड में आ जाता है। अरे सिया तो मेरी बेटी
रही है इसकी, तुम्हें मैं सिया के साथ नहीं रहने दूंगा, तुम उसको डेट नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर जासियंग आता है और कहता है, अरे कोयू यंग एक बात बता, क्या तू सिया को लाइक करता है? ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, मेरा मतलब रोमांटिकली से था। अबे तू पागल वागल है क्या, कैसी बकवास कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो तू मेरे और सिया के बीच में मत आना, क्योंकि मैं उसको लाइक करता हूँ, वो मेरी है। ये सुनकर डेयंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जासियंग को गोली मार देने का उसका मन करता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। मैं शांत नहीं बैठने वाला, मैं इन बदमाशों से अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। रात को सिया जब स्टोर पर काम कर रही होती है तो जीहो वहाँ पर आता है और सिया को बताने ही वाला होता है कि वो उसको लाइक करता है, पर तभी वहाँ पर जासियंग आ जाता है। अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों तुझे नहीं पता कि स्टोर पर लोग क्या करने आते हैं? जासियंग 2 कोल्ड ड्रिंक्स बाय करता है, एक वो सिया के पास रख देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। जीहो जेलस होकर वो ड्रिंक उठाता है और पी लेता है। सॉरी मुझे काफी प्यास लग गई थी। जीहो के ऐसा करने से जासियंग को उस पर काफी गुस्सा आता है। इसी वक्त वहाँ पर डेयंग आ जाता है। अबे तुम दोनों बदमाश यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर सिया अपना काम करने लगती है और वो तीनों बाहर उसके काम खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। तुम दोनों जा क्यों नहीं रहे हो? हमारी छोड़ तू क्यों नहीं जा रहा है? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ ताकि उसको घर तक छोड़ सकूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि इस दुनिया में बदमाश लड़के भरे पड़े हैं। सिया काम खत्म करके बाहर आती है तो डेयंग कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें हर रोज घर तक छोड़ दूं। उन्होंने कुछ और भी कहा है और वो क्या है चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ और तुम दोनों भी अपने घर जाओ। फिर वो सिया को लेकर चला जाता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं। रास्ते में डेयंग कहता है, तुम जीहो और जासियंग के बारे में क्या सोचती हो? मेरा मतलब क्या तुम उन दोनों में से किसी को पसंद करती हो? तुम पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं और जीहो सालों से दोस्त थे, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात जासियंग की, तो उसको देखकर मुझे हमेशा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सैम को बुली किया करता था। ये बात मैं भूल नहीं सकती। सिया उन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करती है, जानकर डेयंग को काफी खुशी होती है। डेयंग सिया को एक किचन टाइप पर्सनल अलार्म देता है, जब भी खतरे में रहो तो इसे प्रेस कर देना, ये तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। रास्ते में उनको दाजियोंग मिल जाती है तो सिया अपनी मॉम के साथ चली जाती है। कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मॉम आप बकवास मत करिए, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। डेयंग जब घर जा रहा होता है तो एक बच्ची का एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो डेयंग उसको बचाने जाता है। फिर हम डेयंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, उसके सिर पर चोट लगी होती है और डेयंग अपने पुराने रूप में होता है। जब वो होश में आता है तो अपना चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर दाजियोंग आती है और उसको हग कर लेती है। तुम्हें पता भी है कि जब मुझे कॉल आया था तो मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। वहाँ पर सैम और सिया भी आ जाते हैं। सैम पूछता है आप ठीक तो है ना? वहीं सिया डेयंग को हग कर लेती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। डेयंग का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाने के लिए दाजियोंग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। दाजियोंग सैम और सिया को घर चले जाने को कहती है और वो यहाँ पर डेयंग के पास रुकने वाली है, पर वो दोनों जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो भी अपने डैड के साथ रहना चाहते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि ये सब डेयंग का सपना था। उसने सपने में जो देखा वैसा 1 साल पहले हुआ था। डेयंग का एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त उसका पूरा परिवार उसके साथ था, पर आज उसके पास कोई नहीं है, जिससे वो बहुत सैड हो जाता है। वो अपनी फैमिली को मिस करने लगता है। उस बच्ची को बचाते वक्त डेयंग के सिर में हल्का सा चोट लग गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। उसको कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जिस बच्ची को उसने बचाया था उसकी माँ डेयंग को थैंक यू कहती है। डेयंग सिया को देखने स्टोर आता है, पर वो काम खत्म करके जा चुकी होती है। सिया घर जा रही होती है तो रास्ते में एक बंदा सिया को रोकता है। दरअसल ये बंदा सिया को कई महीनों से स्टॉक कर रहा है और आज वो सिया को किडनैप करने आया है ताकि उसके साथ गलत काम कर सके। सिया काफी डर जाती है तो वो भागने लगती है। डेयंग ने उसको जो पर्सनल अलार्म दिया था सिया उसको प्रेस कर देती है, जिसके कुछ देर बाद डेयंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उस स्टॉकर को मारने लगता है। दरअसल डेयंग सैम और सिया से ही मिलने जा रहा था, वो पास में ही था इसलिए यहाँ पर जल्दी पहुँच गया। डेयंग सिया से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसको चोट तो नहीं लगी है? सिया बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। दाजियोंग पुलिस स्टेशन पहुँचती है क्योंकि डेयंग ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। सिया के साथ वो स्टॉकर क्या करना चाहता था जानकर दाजियोंग गुस्सा हो जाती है और उस स्टॉकर को पीटने लग जाती है। तभी सिया की नानी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी उस स्टॉकर को पीटने लग जाती है। स्टॉकर कहता है तुम दोनों पागल औरत, छोड़ो मुझे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर डेयंग भी गुस्सा हो जाता है और वो भी उस स्टॉकर को पीटने लग जाता है। उन तीनों को ऐसा करते देखकर सिया हैरान रह जाती है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद वो चारों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। सिया की नानी डेयंग को थैंक्स कहती है सिया को बचाने के लिए, तो डेयंग कहता है आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है सासू माँ। ये सुनकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। अबे यार मैंने सासू माँ क्यों बोल दिया, अब मैं पक्का पकड़ा जाने वाला हूँ। सिया की नानी कहती है मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, चाहे तुम सिया को कितना भी लाइक क्यों ना करते हो, पर अभी से ही मुझे सासू माँ कहना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? डेयंग समझ जाता है कि वो बच गया, वो पकड़ा नहीं गया। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी सासू माँ तो मैं हूँ। अरे आप दोनों भी ना क्या बकवास करने लग गई। फिर वो कोयू यंग को थैंक्स कहती है और घर चले जाने को कहती है। डेयंग 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में सिया अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी डेयंग आकर सिया के बगल वाले सीट पर बैठ जाता है। यहाँ पर और भी तो सीट्स खाली है, पर मुझे तो यही सीट पसंद है। सिया के बगल में कोयू यंग को बैठा देकर जीहो और जासियंग काफी जेलस फील करते हैं। मिस यूजिन अगले हफ्ते डू इट प्रैक्टिकल टेस्ट लेने वाली है। कोयू यंग तुम ट्रांसफर्ड स्टूडेंट हो तो तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, सही कहा ना? तो बताओ क्लास में तुम किससे सबसे ज्यादा क्लोज हो? डेयंग बताता है कि वो सिया से क्लोज है, जो सुनकर सिया हैरान रह जाती है। मिस यूजिन कोयू यंग को सिया का पार्टनर बना देती है। इससे जासियंग और जीहो और ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं। फिर जब वो सभी म्यूजिक क्लास में होते हैं तो सिया कोयू यंग से पूछती है कि क्या
क्या उसको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, तो वो बताता है कि वो थोड़ा बहुत गिटार प्ले कर लेता है। फिर वो एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता है जिससे सिया काफी सरप्राइज रह जाती है। सभी को सॉन्ग काफी पसंद आता है। सिया की दोस्त उसको एक और सॉन्ग प्ले करने को कहती है। फिर कोयू यंग जो सॉन्ग प्ले करता है सुनकर सिया उसको ही देखने लग जाती है। सिया को याद आता है कि उसके डैड ने भी यही सॉन्ग उसके लिए प्ले किया था। मिस यूजिन ने डियोक्जिन के साथ कॉफी पीने के लिए हाँ कहा था, तो वो डियोक्जिन के साथ कॉफी पीने के लिए उससे मिलती है। पर डियोक्जिन यहाँ पर फिर से मिस यूजिन को प्रपोज करता है, उसको डेट के लिए पूछता है, तो मिस यूजिन फिर से उसको मना कर देती है। आखिर आप मुझे इतना हेट क्यों करती है? मैं एक पेरेंट हूँ क्या इसलिए? सच कहूँ तो आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हैं और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। इतना कहकर वो चली जाती है और डियोक्जिन का दिल फिर से टूट जाता है। फिर हमें स्कूल फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। सिया को देखकर जी हो और जासियंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि रेड ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेने लगती है पर सेल्फी में उनकी ड्रेस नहीं दिख रही होती है, तो डे यंग उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और उनकी बहुत सारी फोटोज खींच देता है। फेस्टिवल में एक सिंगर को सॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया होता है। गाना सुनकर डे यंग को वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब स्कूल फेस्टिवल में वो और दाजियोंग साथ थे। वो दाजियोंग को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है, तो वो डिसाइड करता है कि आज वो दाजियोंग को सच बता देगा कि वो ही डे यंग है। फिर वो जल्दी से दाजियोंग के पास जाने लगता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो दाजियोंग के साथ जीहुन मौजूद होता है और उससे बात करते हुए दाजियोंग को खुश देखकर डे यंग सोचता है कि शायद उसने मूव ऑन कर लिया है, जिससे सैड होकर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।